हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपको एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है उसके लिए क्लास शुरू कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन है साइंस की उसको अपन लोग इसमें देखेंगे। तो साइंस की इसमें टॉप क्वेश्चन सभी प्रीवियस क्वेश्चन जो भी हैं सबके सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। पहले इसमें सबसे पहले आपको देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि वन लाइनर रहेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे अपन एमसीक्यूज टाइप में सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहले महत्वपूर्ण तथ्य में। तो पहला देखते हैं क्या है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई क्या कहलाती है, ये है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है, तो वेक्टर राशि कौन है, बेग है। बेग क्या है, वेक्टर राशि यानी कि सदिश राशि के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, समय, तापमान, दूरी एवं वेग में कौन सी एक वेक्टर राशि है यानी वेक्टर मात्रा यानी कि सदिश राशि है, ये बताना है। ठीक है ना, इसमें वेग जो है सदिश राशि है, बाकी सभी क्या है, अदिश राशि है। ठीक है ना, चलिए आगे है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक बिंदु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है यानी कि क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो उसे वेग कहते हैं। ठीक है ना, मास प्रति यूनिट, ठीक है ना, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, तो घनत्व कहलाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। दबाव को कैसे मापा जाता है, तो बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है दबाव को। दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है ना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है किसका, दबाव का एसआई मात्रक यानी इकाई होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है गति संवेग। ठीक है ना, गति संवेग विस्थापन एवं वेग में विषम चुनना है। ठीक है ना, तो इसमें गति जो है क्या है, विषम होगा, क्योंकि संवेग, विस्थापन और वेग सभी के सभी क्या है, सदिश राशि यानी कि वेक्टर है। ठीक है ना, और गति जो है क्या, अदिश राशि है। गति, समय, द्रव्यमान एवं त्वरण में कौन इस समूह में संबंधित नहीं है। ठीक है ना, कौन संबंधित नहीं है, तो इसमें त्वरण। ठीक है ना, त्वरण संबंधित नहीं है क्योंकि त्वरण जो आता है वो सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, चलिए पानी का घनत्व क्या होता है, तो 1000 किलो प्रति घन मीटर होता है। नेक्स्ट है, गैलन सामान्यतः किस लिए इस्तेमाल में किया जाता है, तो गैलन का जो इस्तेमाल होता है वो सामान्यतः किस में इस्तेमाल होता है, तो आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप रिवीजन करते रहिएगा, ध्यान रहेगा। मेज पर रखी हुई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है, इसके कारण किसके कारण नहीं हटता, ये बताना है। ठीक है ना, तो यह जड़त्व के कारण नहीं हटता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा, तो बढ़ या घट सकता है। ठीक है ना, चलती हुई लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा, तो बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है ना, आगे है, एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्ररक्षक यानी कि जो फील्डर होता है एक तेज जो गेंद रहता है उसको कैच करने के लिए अपने हाथ है गेंद के अनुसार पीछे करता है, क्यों पीछे खींचता है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वह संपर्क में समय में वृद्धि करता है। ठीक है ना, जिसके संपर्क के बल में कमी आ जाती है इसलिए वह क्या करता है, हाथ को पीछे खींचता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो उसे वजन कहते हैं। ठीक है ना, तो एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो वजन कहते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ वन लाइनर पॉइंट था। ठीक है ना, महत्वपूर्ण तथ्य था, सभी के सभी प्रीवियस ईयर की ही क्वेश्चन है ये सभी। तो आप रिवीजन करते रहिएगा और इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं एमसीक्यूज टाइप की जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिएगा। ठीक है ना, और क्वेश्चन के साथ में फिर अपन डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका एकक है, ये बताना है। तो प्रकाश वर्ष किसका एकक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए और लास्ट में कमेंट में आप स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में, प्रकाश वर्ष जिसे हिंदी में लाइट ईयर, इंग्लिश में लाइट ईयर भी बोलते हैं, दूरी का मापन है। किसका मापन है, दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यह मुख्यतः लंबी दूरियों या दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी या फिर अन्य खगोलीय दूरी को मापने में काम आता है। यानी प्रकाश वर्ष जो है वो लंबी दूरी को मापने में काम आता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है, कौन समय की इकाई नहीं है, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जो है वो समय की इकाई नहीं है, किसकी है, दूरी की इकाई है, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, दूरी का। अभी आया था पीछे क्वेश्चन में ही था। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, बाकी नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, सेकेंड ये सभी समय की इकाई है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन है। नूरी साल है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नूरी साल किसे कहते हैं, यानी इसका मतलब क्या होता है ये बताना है, ठीक है। तो नूरी साल का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, ठीक है ना। नूर साल मतलब होता है क्या, नूरी जो कहते हैं प्रकाश वर्ष को ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है कि प्रकाश वर्ष द्वारा निर्बाध में एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है ना, उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं या नूरी साल कहते हैं, ठीक है ना। नूरी साल मतलब प्रकाश वर्ष ही बोलते हैं, उसका उपनाम है, ठीक है ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना, 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है ना। यदि किलोमीटर में रहे तो 10 के पावर 12 और मीटर में हो जाता है तो 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है ना। 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होते हैं, ठीक है ना। और किलोमीटर में ये 3 जो शून्य हैं वो हट जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन जो आ जाता है वो किलोमीटर में आ जाता है ऑप्शन, और कहीं कहीं मीटर में भी आ जाता है, तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है MKS, ठीक है ना। MKS प्रणाली में बल का एकक मतलब मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो बल का जो मात्रक होता है MKS में क्या होता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। MKS प्रणाली में लंबाई, ठीक है ना। MKS मतलब लंबाई, द्रव्यमान और समय। M मतलब होता है लंबाई, मीटर हो गया, K मतलब किलोग्राम यानी द्रव्यमान, और S मतलब समय हो गया, ठीक है ना। मात्रक को मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है ना। MKS मतलब हो गया ना, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब हो गया क्या, सेकेंड, ये होते हैं, ठीक है ना। MKS में MKS का ये फुल फॉर्म बोल सकते हैं, इसको फुल फॉर्म ही है ये। यदि पद्धति CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति का ही एक रूप है, ठीक है ना। MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में बल यानी कि फोर्स का एकक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है ना। MKS में क्या होता है, न्यूटन होता है, या kg इंटू MS यानी मीटर प्रति सेकंड भी कहते हैं, ठीक है ना। kg इंटू MS यानी मीटर सेकंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है एंगास्ट्रम, ठीक है ना। एंगास्ट्रम डैश को अभिव्यक्त करने की इकाई है, यानी एंगास्ट्रम जो होता है वो किसकी इकाई होता है, किस चीज़ को व्यक्त करने में ये बताना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि लंबाई को अभिव्यक्त करने के लिए एंगस्ट्रम का प्रयोग होता है, ठीक है ना। एंगस्ट्रम लंबाई मापने की इकाई है, और एक एंगस्ट्रम में होता है कितना, 10 के पावर -10 मीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है जो आपका एंगस्ट्रम का सिंबल है, ठीक है ना। तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है कितना, 10 के पावर -10 मीटर। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है ये बताना है, ठीक है ना। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स, ठीक है ना, का मात्रक है। किसी स्रोत द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित प्रकाशमितीय ऊर्जा, जिसे दृश्य ऊर्जा भी बोलते हैं, उसको ज्योति फ्लक्स अथवा प्रकाशमितीय शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, किसी स्रोत के द्वारा यानी कोई भी स्रोत है उसके द्वारा 1 सेकंड में जो उत्सर्जित होता है प्रकाशमितीय ऊर्जा को ही दृश्य प्रकाश भी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ज्योति फ्लक्स। और ज्योति फ्लक्स का ही उपनाम क्या है, प्रकाशमितीय शक्ति, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं। दूसरे प्रकाशमितीय शक्ति कहते हैं या ज्योति फ्लक्स कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है ये बताना है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि आपका हो जाए ज्योति मात्रता होता है जो कैंडेला का होता है, यानी ऑप्शन बी यानी कि यहाँ सी हो जाएगा, उल्टा लिख दिया, ठीक है ना। चलिए इसको बी इसको सी कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, ठीक है। यानी ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। इसे ल्यूमेन स्टेरेडियन भी कहा जाता है, ठीक है ना। और यह क्या होता है, मूल मात्रक में आता है। जो ल्यूमेन स्टेरेडियन होता है क्या होता है, मूल मात्रक में आता है। और ज्योति तीव्रता उसे ही क्या बोलते हैं, ल्यूमेन स्टेरेडियन भी बोलते हैं, यानी कैंडेला को बोलते हैं, ठीक है ना। कैंडेला है, इसे ल्यूमेन स्टेरेडियन भी बोलते हैं। ये जो नाम है वो याद रखेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये नाम भी करके आपको ऑप्शन में दे सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 है श्यानता की एसआई इकाई है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि पवाई जूली बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, पवाई जूली बोलते हैं श्यानता की एसआई इकाई को। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी द्रव्य की दो क्रमागत परतों के बीच कार्य करने वाला बल जो होता है उसे श्यान बल कहते हैं, ठीक है ना। श्यान बल कहलाता है। यह श्यान बल द्रव के प्रवाह के विपरीत कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है, तो यह जो श्यान बल होता है वो द्रव के प्रवाह जो होता है उसके विपरीत कार्य करता है, ठीक है ना। आगे है पॉइंट में मात्रक जो होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो श्यान बल जो होता है, श्यानता का जो मात्रक होता है केजी प्रति मीटर इंटू कितना होता है, सेकंड होता है, ठीक है ना। केजी प्रति मीटर इंटू सेकंड होता है। और इसको जो एसआई इकाई है उसे पवाई जूली बोलते हैं, ठीक है ना। इसका एसआई इकाई क्या बोलते हैं, पवाई जूली बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो रिवीजन करते रहिएगा, आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि आवेग, यानी सॉरी ऊर्जा, यहाँ भी गलत लिख दिए हैं, ठीक है ना। इसको बी और इसको सी करेंगे, ठीक है ना। तो किलोवाट घंटा जो किसकी इकाई है, तो ऊर्जा का इकाई है, ठीक है ना। किलोवाट घंटा किसका इकाई है, तो ऊर्जा का। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 किलोवाट शक्ति द्वारा 1 घंटे में, ठीक है ना, 1 किलोवाट शक्ति द्वारा 1 घंटे तक कार्य किया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें ऊर्जा जो उसमें खर्च होते हैं ऊर्जा, उसे 1 किलोवाट घंटा कहलाती है, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट शक्ति द्वारा यदि 1 घंटे तक कार्य किया जाता है तो उसमें खर्च ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोल रहा है उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर जो होता है NPK लिखा रहता है। जब खाद लेते हैं ना, उर्वरक लेते हैं, तो उसके जो पैकेट रहता है उस पर लिखा रहता है NPK, तो यह क्या दर्शाता है यह बताना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस और K मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है ना। K मतलब क्या होता है, पोटेशियम। तो ध्यान रखिएगा, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इसरो के मानव रहित परीक्षण बेड, ठीक है ना। परीक्षण बेड का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है, ठीक है ना। परीक्षण का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए यानी कि RLV-TD जो होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है। इसरो द्वारा मानव रहित परीक्षण बेड RLV-TD का पूर्ण रूप क्या होता है ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि RLV-TD का पूर्ण रूप होता है रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, RLV-TD जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर, ठीक है ना। चलिए तो यह इसका फुल फॉर्म है, आपको यहाँ भी लिखा हुआ है। यह अंतरिक्ष में कम लागत पर पहुंच में सहायता हेतु इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला अंतरिक्ष यान है, ये भी ध्यान रखिएगा पॉइंट को, ठीक है ना। यह जो है इसरो द्वारा विकास किया गया भारत का पहला अंतरिक्ष यान है जो कि कम लागत में पहुंचने में मदद करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है नीचे दिए गए 4 शब्द, ठीक है ना, शब्दों में 3 शब्द किसी तरीके से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत शब्द को चयन करना है आपको, ठीक है ना। तो असंगत शब्द को चयन कैसे करेंगे, पहला ओलंपिक गेम्स, ICC वर्ल्ड कप, एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम है। तो इस क्वेश्चन में क्या राइट आंसर होगा, यानी कौन असंगत है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि ICC वर्ल्ड कप, यह जो होता है क्या है, अलग है। क्यों अलग है, ICC वर्ल्ड कप जो संबंधित है अन्य सभी एथलेटिक्स से है, ठीक है ना। ओलंपिक गेम, एशियन गेम, सभी कॉमनवेल्थ सभी क्या है, एथलेटिक्स से संबंधित है, जबकि यह जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है थाल भारी पानी संयंत्र, ठीक है ना। थाल हैवी वाटर प्लांट डैश में शुरू हुआ था, यानी किस वर्ष शुरू हुआ था ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि 1987 में यह शुरू हुआ था, ठीक है। थाल भारी पानी संयंत्र फरवरी 1987 में शुरू हुआ था और यह कहाँ है, तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के थाल बैसोत गांव में स्थित है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, तो कहाँ है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, इतना तो आप ध्यान ही रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है BSI यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, लुप्त प्रायः
पौधों की सूची जो होता है निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन का यानी कि लुप्त प्रायः पौधा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि रेड डाटा बुक में यह क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि देश का शीर्ष वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है, ठीक है ना, जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है, ठीक है ना। यह किसके अंतर्गत है, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। यह संस्था लुप्त प्रायः जो पौधा है यानी कि जो पौधा लुप्त होते हैं उसे रेड डाटा बुक नामक में प्रकाशित कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम बताएं। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उसका नाम बताना है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पाया जाता है किसमें, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, ठीक है ना। यानी कि टोटल 4 तत्व हैं, ठीक है ना। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेकिंग पाउडर सफ़ेद पाउडर होता है। बेकिंग पाउडर जो होता है क्या होता है, सफ़ेद पाउडर होता है जिसका प्रयोग खमीर के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है, खमीर के रूप में किया जाता है। इसमें पाए जाने वाले जो प्रमुख तत्व हैं वो है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दिए गए विकल्पों में असंगत विकल्प का चयन करें। तो कौन जो असंगत विकल्प है ये बताना है, ठीक है ना। मिल्क डेयरी, मिल्क केक, चॉकलेट मिल्क और मिल्क शेक, तो इसमें कौन असंगत है ये बताना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि मिल्क डेयरी। क्यों असंगत है, देखिए मिल्क केक, चॉकलेट मिल्क तथा मिल्क शेक दूध से बनने वाले उत्पाद हैं। सभी के सभी क्या हैं, दूध से बनने वाले उत्पाद हैं। मिल्क केक दूध से बनता है, चॉकलेट मिल्क भी दूध से बनता है, मिल्क शेक भी दूध से बनता है, ठीक है ना। जबकि मिल्क डेयरी या दुग्धशाला जिसको बोलते हैं उसमें पशुओं को दूध निकालने तथा उससे संबंधित अन्य व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियां की जाती है। यानी कि ये जो मिल्क डेयरी है एक प्रकार की क्या है, कंपनी है ये, ठीक है ना। ये क्या है, कंपनी है, बाकी सभी दूध से बनने वाले उत्पाद हैं, इसलिए यह अलग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसे शॉर्ट में जीपीएस बोलते हैं कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग डैश की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यानी कि कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा यह करता है, जीपीएस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि 20,000 किलोमीटर पर यह क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो कि जीपीएस का फुल फॉर्म होता है, कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बोल रहा है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यानी कि 1/81। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है कितना है, 1/81 है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है। लेकिन किसी वस्तु को चंद्रमा से, कोई वस्तु है उसको चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां है, ठीक है। लेकिन चंद्रमा से कोई वस्तु उठा करके हम पृथ्वी पर ले आएंगे तो उसमें द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये भी दूसरा पॉइंट है। आगे है पृथ्वी का भार, जबकि पृथ्वी का भार 6 गुना बढ़ जाता है। पृथ्वी पर भार जो है जब कोई वहाँ से वस्तु लाएंगे तो पृथ्वी पर उसका भार जो है वो 6 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोल रहा है परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है ये बताना है, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंदौर में स्थित है, यानी इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है। इस प्रयोगशाला व निवास स्थानों का निर्माण कार्य उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कब किया था, 10 फरवरी 1984 में किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है ना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा
रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों में, ठीक है ना, आवासीय क्षेत्रों में प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है ये बताना, यानी कि स्टैंडर्ड जो है वो शोर का वो कितना होना चाहिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो मानक सेट किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए यानी कि 45 डेसिबल तक हो सकता है। ठीक है ना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो कि शॉर्ट में बोलते हैं CPCB इसे बोलते हैं, दोबारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्र में मानक जो प्रस्तावित मानक शोर है वो है कितना 45 डेसिबल है, यही ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है अंतरिक्ष में जाने वाले, ठीक है ना, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय यानी कि भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी ये बताना। ठीक है ना, तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ गलत लिखा गया, ऑप्शन ए बी है और ये सी है, यानी कि हम इसे बी बोल सकते हैं। ठीक है ना, बी मतलब बोले तो कल्पना चावला। ठीक है ना, कौन है, कल्पना चावला है, याद रखिएगा। देखते हैं पॉइंट, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थी। कौन थी, कल्पना चावला, जो कब गई थी 1997 में पहली बार स्पेस मिशन पर गई थी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है ना, भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है ये बताना है। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी यानी कि कहाँ है, कल्पक्कम। ठीक है ना, कल्पक्कम कहाँ है, तो यह है तमिलनाडु में, कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो कहाँ है, कल्पक्कम में स्थित है। इसकी क्षमता कितना है, तो 500 मेगावाट की है। कितना है, 500 मेगावाट की क्षमता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इसकी डिजाइन की थी, और इसका जो डिजाइन है वो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। किसका, कल्पक्कम जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसका। ठीक है, चलिए तो ये था आज का क्लास, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो रहे साइंस के थे, और सभी के सभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ALP और टेक्नीशियन के जो पिछले बार हुए थे और उससे भी पहले हुए थे, जो सभी के सभी हैं। ठीक है ना, तो आने वाले टाइम में और भी ऐसे ही क्लास लेते रहेंगे, यानी कि अब क्लास शुरू करती हैं तो रेगुलर आप देखेंगे, मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में यदि कुछ सुधार करना हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।